बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 49, ट्यूसडे अप्रैल 8। हमने जो टॉपिक शुरू किया उस टॉपिक का नाम है फ्रेमवर्क्स फॉर आईसीटी इन एजुकेशन। हमने कल बात की थी कि फ्रेमवर्क है क्या और फ्रेमवर्क में और रूल्स के अंदर क्या फ़र्क होता है। इसके लिए हमने एग्जांपल दी थी कि बच्चे को आप किस तरीके से ट्रेन कर सकते हैं, उसकी तरबियत कर सकते हैं। हमने एक बात नोट की कि अगर हम में से अक्सर लोग जो हैं वो रूल्स ओरिएंटेड है। हम बात करते हैं कि अगर हम अपने बच्चे को तमीज़ सिखा रहे हैं तो हम बताएंगे बेटा इस तरीके से जाना, ऐसे इस तरीके से बैठना, कपड़े तुम्हारे ख़राब ना हो, तुम्हें कोई तोहफा दे तो ठीक है, तुम्हें कोई ईदी दे तो तुम्हें जवाब में उसका शुक्रिया अदा करना है, कोई बड़ा है तो तुमने उसको सलाम करना। लेकिन फिर हमने इस बात को डिस्कशन के अंदर रियलाइज किया कि यार ये रूल्स जो है ना, ये ज़िंदगी गुजारने के लिए काफ़ी नहीं है। इन रूल्स के अंदर जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हैं उसके बारे में कोई बात नहीं हो रही। अगर कोई ऐसा काम हो जाता है जिसकी हमें उम्मीद नहीं है, तवक्को नहीं है, तो बच्चा कैसे बिहेव करे। हम बच्चे को उसका विजन नहीं दे रहे या रीज़न नहीं समझा रहे। ओके, और मसलन हम उसको ये तो कह रहे हैं कि बड़ों के साथ तमीज़ से पेश आओ, लेकिन हम ये नहीं बता रहे कि बड़ों के साथ तमीज़ से क्यों पेश आओ या बड़ों से क्या तमीज़ से पेश आने की क्या क्या ज़रूरत है। आपने एक बात समझा दी कि जी बच्चा घर पे कोई बड़ा घर पे आए तो या बड़े से मिलने जाओ तो उससे उठ के सलाम करो, गले लगो, ईद का मौका है। लेकिन अगर इसके कोई ऐसी एग्जाम्पल हो कि हमारे ख़ानदान के अंदर कोई ऐसा बुजुर्ग है जिससे चलना फिरना मुश्किल है, तो क्या बच्चा वहां भी जाके गले मिलेगा? अब आप उसको बने नहीं इनसे गले मत मिलना, इनसे मिलना, उनसे ना मिलना। अब हो क्या रहा है कि आप उसको रूल बेस्ड समझा रहे हैं, लेकिन उसको पीछे समझ नहीं आ रहा कि आपके इन असूलों के पीछे का रैशनल क्या है। उसके मुकाबले में उसके बरखिलाफ अगर आप फ्रेमवर्क की बात करें, अब आप लोगों को स्लाइड के अंदर एक फ्रेमवर्क का सैंपल नजर आ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि बच्चों की तरबियत के लिए सबसे अच्छा फ्रेमवर्क यही है, मैं ये नहीं कह रहा, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। रूल्स हमने पिछली स्लाइड में रूल्स देखे थे, ठीक है। इस स्लाइड के अंदर हम कुछ फ्रेमवर्क को देख रहे हैं। अब तुम देखो फ्रेमवर्क के अंदर हमें नजर आता है कि हमने 3 स्टेजेस दिखाए। नंबर 1, जाने से पहले क्या करना है। जाने से पहले क्या करना है? तैयारी करो, कपड़े साफ सुथरे हो, तुम खुद साफ सुथरे हो, राइट। वहां मुलाकात के दौरान किस तरह से बिहेव करना है। मुलाकात के बाद क्या करना है, मुलाकात के बाद क्या करना है, ये भी चीज जरूरी है। जब आप किसी अपने खानदान के किसी रिश्तेदार से मिलकर आ गए, विजिट करके आ गए, तो आप उसके साथ आप बात करें, बेटा तुमने वहां पे ऐसे बिहेव किया, ये गलत था। बच्चा बोले मामा आपने या पापा आपने ये कहा था, वहां पे तो ऐसा हो रहा था, अब इस बारे में क्या कहते हैं? पापा आपने तो कहा था कि खराब लैंग्वेज यूज ना करे, वहां पर जो मेरा कजन है वो तो बड़ा इस तरह से बात कर रहा था। तो हमने क्या जवाब दे रहे हैं, क्या समझाना है उसको। तो देखो पहले वाले जो रूल्स थे और इसमें कितना फर्क नजर आ रहा है। पहले वाले रूल्स के अंदर बस सीधी सी बात है, यू करना फिर यू करना। यहाँ पे हम पूरी प्रोसेस को लेकर चल रहे हैं कि बेटा जाने से पहले क्या करना है, मुलाकात के दौरान क्या करना है और मुलाकात के बाद क्या करना है। हम तीनों चीजों को लेकर चल रहे हैं, ठीक। इसके अलावा देखो इसके अंदर हमारा जो ये फ्रेमवर्क है ये कुछ रूल्स के ऊपर बेस कर रहा है। अगेन ये मैं ये नहीं कह रहा कि कॉम्प्रिहेंसिव है, लेकिन तुम रूल्स देखो। इसके अंदर हम बात करें एम्पैथी की, ठीक है। दूसरे की जरूरत को समझो, दूसरा बड़ा है उसके साथ इज्जत से पेश आओ। लेकिन अगर बड़ा तुम्हें तकलीफ में नजर आ रहा है तो जरूरी नहीं कि तुम जाकर उससे गले ही मिलाओ, ठीक। हॉस्पिटल में बंदा लेटा हुआ, तुम जाके उसकी ड्रिप्स लगी हुई, तुम जाके हाथ मिलाने की कोशिश करो, दादा दादा या आप हाथ मिलाए, नहीं बेटा यहाँ पे हाथ मिलाने का मौका नहीं है। क्यों? तुम्हारे अंदर एम्पैथी हो कि तुम दूसरे की तकलीफ को, दूसरे की जो कैफियत को समझ सको। बेटा तुम्हारे अंदर शुक्रगुजारी होनी चाहिए। अल्लाह ताला तुम्हें जो कुछ दे रहा है तुम उस पर शुक्र अदा करो, तुम्हें जो इंसान दे रहा है तुम उस पर भी शुक्र अदा करो। इसलिए जब तुम्हें कोई ईदी देता है, कोई तोहफा देता है, तो तुमने कहना है शुक्रिया। इसलिए नहीं कि मैंने कहा था, मैंने रूल बताया था कि बेटा कोई तुम्हें तोहफा दे तो तुम्हें जवाब में कहना है शुक्रिया, आदाब। नहीं बेटा ऐसा नहीं है। असलन तुम्हारे अंदर शुक्रगुजारी का जज्बा होना चाहिए। देखो दोनों बातों में फर्क नजर आ रहा है कितना। कहाँ पे हम बात कर रहे थे कि बेटा यू करना, और कहाँ पे हम उसको पीछे पूरा कॉन्सेप्ट लेकर चल रहे हैं कि बेटा तुम्हारे अंदर शुक्रगुजारी का जज्बा होना चाहिए, तुम्हारे अंदर दूसरों के जज्बात, दूसरों की कैफियत को समझने की सलाहियत होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर एडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, तुम हालात के लिहाज से अपने आप को एडजस्ट कर सको। तुम्हारा बड़ा कजन, तुम्हारी बड़े जो बहन है, कोई कजन बड़ी है, या तुम्हारा कोई भाई कजन बड़ा है, वो तुम्हें तंग करे तो तो तुमने वहां पे ये नहीं करना कि बैठ के जो उसका अदब कर रहे हो, वहां पे तुमने अपनी अप्रोप्रिएट एक्शन लेना है, राइट। वरना तो वो तुम्हें तंग करते रहेगा, तुम्हें लोग बुली करते रहेंगे। समझ में आ रही है मेरी बात? तुम देखो दोनों बातों में कितना फर्क आ रहा है। पहले वाले सिर्फ और सिर्फ रूल्स थे, और अब हम बात कर रहे हैं फ्रेमवर्क की। फ्रेमवर्क में और रूल का फर्क सब लोग को समझ में आया। अब देखो आगे बढ़ते हुए तुम लोग के लिए जरूरी है, वंस अगेन ये वाली बात शायद मैं अपने लेक्चर के दौरान कई दफा कह चुका हूँ आईसीटी के लेक्चर्स में, कि इन चीजों को सिर्फ पेपर तक महदूद ना रखो, सेमेस्टर तक महदूद ना रखो। अब तुम लोग जब आगे बढ़ो तो तुम लोग फ्रेमवर्क के एंगल से गौर करना शुरू करो, क्योंकि तुम लोग मुस्तकबिल के टीचर हो। या इवन अगर आप लोग सिर्फ माँ और बाप की हैसियत से बात करें, तब भी आपके पास एक अच्छे फ्रेमवर्क का होना जरूरी है। स्टूडेंट के हिसाब से बात कर लो, स्टूडेंट लाइफ है। अब एक तो वो वाली बात है, कॉलेज का रूल है वक्त पे पहुंचना है, कॉलेज का रूल है गाउन पहन के आना है। सख्ती थी तो हम कॉलेज वक्त पे आते रहे, सख्ती खत्म हो गई तो हमने आना छोड़ दिया।
सख्ती थी तो हमने गाउन पहना, सख्ती खत्म हो गई तो गाउन पहनना छोड़ दिया। वो गाउन क्यों पहनवा रहे हैं? वो गाउन आपको इसलिए पहनवा रहे हैं कि भाईजान आपके यूनिफॉर्म में आप समझो कि मुस्तकबिल के टीचर हो तो डिसेंट ड्रेस में आओ। ऐसा ना हो कि जैसे फॉर एग्जाम्पल जीन्स या टी शर्ट में आ रहे, मर्दों की बात कर रहा हूँ, या खवातीन भी जो वो अपनी ड्रेसिंग का ख्याल रखें। मकसद उनका ये है, वो जब गाउन पहनवा रहे हैं तो उनका मकसद ये है। गाउन से उनका मकसद ये नहीं कि गाउन पहनने से उनको कोई फायदा हो रहा है। ठीक। तो देखो अब तुम लोग खुद अपने आप के हिसाब से लेते हुए चलो। हमारे साथ मसला क्या होता है कि हम लोग हमेशा रूल बेस्ड जिंदगी गुजारते हैं। एग्जाम से पहले एग्जाम की तैयारी करते हैं, पर पूरे साल हम कुछ नहीं पढ़ते। क्यों? हमारे पास फ्रेमवर्क नहीं है। अगर आपके पास एक अच्छे स्टडी लाइफ में अपना एक फ्रेमवर्क बनाओगे कि एक अच्छे स्टूडेंट की हैसियत से मेरे पास क्या क्या काम होने चाहिए, मुझे किस किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, समझ लो कि मैं फॉर एग्जाम्पल पूरे साल पढ़ूँ, चीज को समझ के पढ़ूँ, मैं नकल ना करूँ इम्तहान के मौके पे। ये ना हो कि टीचर ने, आपने देखा होगा जब एग्जामिनेशन के दौरान टीचर सख्ती कर रहा होता है तो बच्चे नकल नहीं करते, लेकिन जब सख्ती नहीं हो रही होती तो बैठ कर आराम से नकल कर रहे होते हैं। तो यार एक आप अगर मुस्तकबिल के टीचर हैं, आपके अपने अखलाक, आपके अपना किरदार कहाँ चला गया? कि आपको जो है जब तक सर पे कोई खड़ा हुआ था तब तो आपने नकल नहीं की, लेकिन जैसे ही सब कोई हट गया तो आपने फौरन नकल शुरू कर दी। क्यों? क्योंकि आपके पास कोई मोरल फ्रेमवर्क नहीं है। आपके पास अपना एक मोरल फ्रेमवर्क हो, आपके पास अपना एक फ्रेमवर्क हो, जी मैंने अपनी स्टूडेंट लाइफ कैसे गुजारनी है। मेरे ख्याल में बच्चों की तबीयत के एग्जाम्पल से फ्रेमवर्क की इंपॉर्टेंस तो समझ में आ गई होगी। किसी को इस बारे में कोई सवाल, इंपॉर्टेंस के बारे में कोई सवाल या कोई चीज जहन में कि फ्रेमवर्क क्यों पढ़ते हैं, क्या वजह फ्रेमवर्क की? जी बिल्कुल ऐसा ही है, और ये हम आने वाले दिनों में पढ़ेंगे। नीलम का सवाल ये है कि सर फ्रेमवर्क बनाते हैं तो हम हर चीज को तो कवर नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, क्योंकि आप खुदा नहीं है, आपका इल्म महदूद है। तो यही चीज हम लोग आईसीटी के फ्रेमवर्क्स में नोट करेंगे। अभी हम सिर्फ एक ने 3 फ्रेमवर्क्स पढ़ेंगे, और हर फ्रेमवर्क के अंदर हमें कुछ खूबी खामी नजर आएगी। हमारा क्या काम है एज ए टीचर? हमारा क्या काम है? अपने फ्रेमवर्क को अपडेट करते रहे, वक्त के साथ साथ उसके अंदर बेहतरी लेते आते रहे, स्टैटिक ना हो जाए कि बस हमने एक दफा फ्रेमवर्क बनाया था बस अब यही फ्रेमवर्क चलेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक। अब हमने फ्रेमवर्क शुरू किया टीपैक के नाम से, और मेरे ख्याल में इतना आप लोग एग्री करेंगे कि ये बहुत ही आसान सा फ्रेमवर्क है, और इसको याद भी करना कितना आसान है। पैक की स्पेलिंग सबको याद है, शुरू में टी लगा दो। ठीक। टेक्नोलॉजी, आपका पेडागोजी, और कंटेंट नॉलेज के नॉलेज का हो गया। इसके लिए ये वाली डायग्राम है, इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसके लिए इसको प्रेजेंट करने के लिए ये वाला इंफोग्राफ काफी रेलिवेंट है। ये इंफोग्राफिक वेन डायग्राम की मदद से हमने उन्होंने अपनी इस थ्योरी को प्रेजेंट किया कि हमारे पास कुछ नॉलेज एरियाज है, उन नॉलेज एरियाज का आपस में कैसा इंटरेक्शन है। अब हम वन बाय वन इन नॉलेज एरियाज के बारे में बात करते हैं। और वंस अगेन मेरे पेपर के लिहाज से ये सवाल इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग जरा इस पर तवज्जो से समझिए। आने वाले दिनों में जो अगले फ्रेमवर्क्स है उनके अंदर हम इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे। शाजेब, क्या हो रहा है? हम हम इतनी डिटेल में अगले फ्रेमवर्क्स में नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग जो है इस फ्रेमवर्क की जो नॉलेज है, जो आप लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, उसको आगे वाले फ्रेमवर्क के ऊपर अप्लाई करेंगे। शाजिब इधर आके बैठो। तो सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि हमने एक नॉलेज एरिया आइडेंटिफाई किया टीपैक के अंदर जिसका नाम है कंटेंट नॉलेज। कंटेंट नॉलेज के अंदर क्या क्या सब्जेक्ट्स आपके जहन में आते हैं? जी, आसफा अशरफी। आसफा तुम बिल्कुल छुप के बैठी हुई होती हो, बोलो जल्दी से बोलो। उर्दू, मैथ्स, ओके जी। आगे नासरा, क्या चीज? बायो क्या होता है? बायोलॉजी, ठीक है। बायो बायो क्या होता है? बायोलॉजी, ठीक है। फिजिक्स, और आपका हिस्ट्री, इंग्लिश लिटरेचर, वो सारे मजामीन जो आप लोग इंटर तक पढ़ते आ रहे हैं। इंटर तक आपको जो कुछ भी पढ़ाया जाता है वहाँ मकसद, इवन ग्रेजुएशन में भी उसका मकसद आप तक कंटेंट पहुंचाना होता है। बीएड के प्रोग्राम के अंदर भी आप लोग के पास कंटेंट के कोर्सेज हैं, और एसएसटी हो गया, और अभी अगले सेमेस्टर में आप लोग के ऑप्शनल स्टार्ट हो जाएंगे, उर्दू, इस्लामियात, तो वो सारे के साइंस के मजामीन होंगे, वो सारे के सारे कंटेंट नॉलेज के जुमरे में आते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगला जो हमारे पास एरिया है उसका नाम है पेडागोजी, पीके। ओके, पेडागोजी नॉलेज। तो पेडागोजी नॉलेज के लिहाज से आपके जहन में कौन से मजामीन, कौन से टॉपिक्स आते हैं? एक मिनट एक मिनट, माहा। जनरल मेथड ऑफ टीचिंग, रमशा। जहन में रखना, मैं अभी आगे बात करूंगा। जमशा, सॉरी मैमूना।
क्या जूबिया तुम अभी कंटेंट नॉलेज में आ चुका है, मैथमेटिक्स की पेडागोजी जिसका ताल्लुक है पढ़ाने से, सब्जेक्ट से कोई ताल्लुक ना हो। एक तो हो गया जनरल मैथ ऑफ टीचिंग, क्या टीचिंग लिटरेसी हो गया, और बताओ क्लासरूम मैनेजमेंट, बिल्कुल सही है। तो गर्दन क्यों हिला रही हो, क्लासरूम मैनेजमेंट कंटेंट आता है, उसका ताल्लुक पेडागोजी से। और बताओ तो अभी अगेन मुबहम सी बात है। असेसमेंट आ गया, ठीक है। असेसमेंट जो है वो भी आपका इसके अंदर आता है। असेसमेंट का जो कोर्स आप लोग पढ़ेंगे तो उसके अंदर आप लोगों को ये नहीं बताएगा इस्लामियत की असेसमेंट ऐसी होती है, मैथ्स की ऐसी होती है। ओके, असेसमेंट के जनरल मेथड बताए जाएंगे, फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होती है, रूब्रिक कैसे बनाते हैं। उस नॉलेज को आप हर कोर्स के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। कंटेंट इन्वॉल्व नहीं हो रहा, तो लेसन प्लानिंग हो गई, लेसन प्लानिंग भी इसके अंदर शामिल है। अच्छा, इसी तरीके से आप देख लो चाइल्ड साइकोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट। अब चाइल्ड डेवलपमेंट अगर आप लोग साइकोलॉजी के स्टूडेंट की हैसियत से पढ़ रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट, तो ये किस में आएगा, कंटेंट में आएगा। वहां पे वो आपको नॉलेज दे रहा है, कंटेंट दे रहा है, क्योंकि आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट है। लेकिन टीचर को जब हम चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ा रहे हैं तो वहां पे हम उसको बता रहे हैं पेडागोजी के लिए, भाई तुम्हारा जो बच्चा है तुम्हें बताओ उसकी नफ्सियाती कैफियत ऐसी है, ये बच्चा है, ये बलूगत की तरफ जा रहा है, मेच्योरिटी की तरफ जा रहा है, इसके अंदर ये इश्यूज होंगे, ये कंफ्यूज होगा, इसकी अपनी बॉडी के अंदर डेवलपमेंट हो रही होगी, इसकी फिजिकल इतना एक्टिव नहीं होगा जितना पहले होता था। आपको नजर आएगा 10-12 साल के बच्चे जो होते हैं वो अमूमन थोड़े से उनकी स्ट्रेंथ के इश्यूज होते हैं, उनको ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, ज्यादा ऐसे अच्छे हेल्दी फूड की ज्यादा जरूरत होती है, ठीक। तो ये तमाम चीजें वो आपको इसलिए पढ़ा रहा है ताकि आप एक अच्छे पेडागोजी कर सके, ठीक है। हमने क्या क्या कवर कर लिया, सीके और पीके। अच्छा, अब रह गया हमारे पास एक नॉलेज एरिया टीके, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजिकल नॉलेज। हाँ जी, क्या आता है इसके अंदर, सदा फैदर, गलत, बिल्कुल गलत। जी हुमा, गूगल मीट क्या हो गया, गूगल मीट हो गया, क्या गूगल मैप वगैरह, क्या गूगल मैप बस। पूरा जुमला एक दफा बोलो, पूरा जुमला बोलो जब से एक दफा। गलत, डिजिटल लिटरेसी इसमें आती है भाई, डिजिटल लिटरेसी। तो गूगल मैप अगर कह रहे हैं तो हाउ टू यूज गूगल मैप, आप खुद सीख रहे हैं कि आपने गूगल मैप कैसे यूज करना है, ठीक है। बच्चे को अभी बच्चे का कोई जिक्र ही नहीं, टेक्नोलॉजिकल नॉलेज की बात कर रहे हैं हम, टेक्नोलॉजी की नॉलेज। ओके, बच्चे की ना कोई, बच्चे की बात कहाँ पे आती है, पेडागोजी में आती है, बच्चे की कोई बात नहीं है। आपने टेक्नोलॉजिकल स्किल्स को सीखना शुरू किया तो क्या क्या बातें हो गई, जैसे एमएस ऑफिस कैसे यूज करना है, पावर पॉइंट कैसे यूज करना है, प्रोजेक्टर कैसे ऑपरेट करना है। ओके, आपने देखा प्रोजेक्टर के लिए भागदौड़, मुझे को बुलाया जा रहा था प्रोजेक्टर सेट कर दो, क्योंकि बाकी लोगों ने टेक्नोलॉजिकल नॉलेज के ऊपर फोकस नहीं किया, तो आपके पास टीके का होना जरूरी है। तो एमएस वर्ड आ गया, और क्या बता रही थी आप माँ, गूगल मीट वगैरह, गूगल मैप, गूगल मीट को यूज कैसे करना है, यूज तो करना आता हो, मोबाइल पे चीजों को इंस्टॉल कैसे करना है, साइबर सिक्योरिटी। आप लोग ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं, आप मुझे बताओ ऑनलाइन कोर्स, अभी अब आगे बात करेंगे टीपैक में कहाँ पे ऑनलाइन कोर्स आता है, लेकिन मुझे ये बताओ ऑनलाइन कोर्स का तुम लोग टेक्नोलॉजिकल नॉलेज के बगैर कर सकते थे, ठीक है। तो यही तो बात है, आपने ये नहीं कहा आप लोग। अच्छा, ये बात हमेशा पेपर के अंदर जो मैं बता रहा हूँ ना, मेरे पेपर के अंदर जो वर्कबुक स्टाइल में आएगा कि आपने चीजों को आधा सवाल मैंने खुद सॉल्व किया हुआ होगा, बाकी आप लोग ने उसमें जगह बनी हुई वहां पर उसका आंसर लिखना है। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही है कि आप लोग, मेरे एक्सपीरियंस ये रहा है, तो स्टूडेंट अपनी बात को नहीं समझाता, वो आधा जुमला बोलता है, बाकी कहता है सर वही तो मैंने कहा था। भाई पूरी बात करो ना, जुमला पूरा तुम्हारा कंप्लीट हो, हम तुम्हारे जुमले से समझेंगे, मुझे क्या पता आपके जहन में क्या है। ओके, तो हुमा ने जब ये, हुमा ने ये नहीं कहा था कि हाउ टू लर्न और ये वगैरह, ऐसा कुछ नहीं कहा था। उन्होंने कहा था सर जैसे गूगल मीट, अब जैसे गूगल मीट तो आगे फिल इन द ब्लैंक मैंने करना है। ओके, ऐसे नहीं है, आप पूरी बात करो कि सर जैसे हम गूगल मीट का इस्तेमाल करना सीखे। ओके, अगर कोई कहते हैं मुमकिन सदा फायदा के सर हम बच्चों को गूगल मीट पे पढ़ाएं, तो अलग बात हो जाएगी। तो आपकी बात पूरी की पूरी कंप्लीट हो। और बताइए बतूल को एग्जाम्पल आपके ख्याल में। हाँ तो बता दो, बतूल, बतूल, जोबिया, व्हाट्सएप ही ले लो कि व्हाट्सएप कैसे ऑपरेट करना है, व्हाट्सएप भी तो आता हो, हमारे तो लोगों को व्हाट्सएप भी सही से यूज करना नहीं आता। व्हाट्सएप पे ग्रुप में एडमिन के पास क्या क्या कंट्रोल होता है, एडमिन के पास क्या क्या फीचर्स मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल आपने इन तमाम चीजों को सीखा, ये किस में आ गए, टेक्नोलॉजिकल नॉलेज के अंदर। जब हम टेक्नोलॉजिकल नॉलेज की बात करेंगे तो पेडागोजी को इसमें इन्वॉल्व नहीं करेंगे, सदा समझ में आया। तो फ्लिप क्लासरूम वाला आंसर क्यों गलत था। जवाब दो ना बेटा, गर्दन हिलाना मैं क्या इसका इंटरप्रेट करूं, गर्दन हिला रही है तो क्यों गलत है जुबिया। इन्होंने कहा फ्लिप क्लासरूम,
गलत जवाब है, बहुत ही गलत। आसफा, इसलिए कि फ्लिप क्लासरूम के, हाँ बोले जासरा, टेक्नोलॉजी और पेडागोजी का मिक्सचर है, ठीक है। अभी हम ओवरलैप की बात, प्योर टेक्नोलॉजी नहीं है। फ्लिप क्लासरूम आपने पेडागोजी में तो पढ़ा था, और कहाँ पढ़ा था? कभी सुना है कि आपने कि वो एप्टेक वाले कोर्स करा रहे हैं फ्लिप क्लासरूम के ऊपर? कभी सुना है? डिजिटल लिटरेसी के अंदर फ्लिप क्लासरूम नहीं आता है, इस स्किल को आप यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप लोग गौर करो, पेडागोजी के अंदर मैंने फ्लिप क्लासरूम लिखा हुआ है यहाँ पे। अब देखो एक बात समझना मेरी, तुम लोग को याद है जब हम लोग पेडागोजी की बात कर रहे थे, जब फ्लिप क्लासरूम पढ़ रहे थे, मैंने कहा था टेक्नोलॉजी के साथ ही होता है, ऐसा ही है। अब एक बात समझना, देखो ये जो एजुकेशन का सब्जेक्ट है ना, आर्ट्स का मजमून है, ऐसा है या नहीं? साइंस नहीं है। साइंस के अंदर जो रूल आप पढ़ लेते हो वो पूरी दुनिया में वही रूल है। ग्रेविटी के जो इक्वेशंस आपने यहाँ पढ़ी है वो आप मर्रिख में भी चले जाएंगे, मून में जाएंगे, वहां पे भी ये इक्वेशन चलती है। आर्ट्स के सब्जेक्ट में हमेशा 19-20 रहता है। फ्लिप क्लासरूम का अगर कोई टीचर आपसे ये कहता है, जैसे डॉक्टर सुहेल है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है, ऑनलाइन भी कुछ लोग हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि फ्लिप क्लासरूम आप टेक्नोलॉजी के बगैर भी कर सकते हैं। आपने अच्छे से नोट्स बनाए, उसमें एक्सरसाइज दी, बच्चों को बोला बेटा घर पे समझ के आना, कल क्लास में पढ़ा एक्टिविटी करेंगे, तो ये भी फ्लिप क्लासरूम है। अलबत्ता ये लोग भी इस बात को मानते हैं कि 99% केसेस में फ्लिप क्लासरूम हमेशा टेक्नोलॉजी के साथ होता है, ओके। मैंने यहाँ पे खास तौर से सिर्फ इसलिए जिक्र किया है कि तुम्हें दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू भी पता हो। कल अगर डॉक्टर सुहेल तुमसे बोले कि फ्लिप क्लासरूम टेक्नोलॉजी के बगैर नहीं हो सकता, तो तुम कहोगे जी सर हो सकता है, लेकिन 99% केसेस में टेक्नोलॉजी के साथ ही होता है। और फ्लिप क्लासरूम इन्वेंट ही टेक्नोलॉजी के बाद हुआ है। तो ये खामा मतलब मैंने ऑनलाइन भी सर्च किया तो मैंने यही चीज नोट की कि लोग खुद भी मान रहे हैं कि टेक्नोलॉजी के साथ होता है, लेकिन हो भी सकता है कि इसके बगैर। तो ये बस ये आपको पता हो कि भाई कुछ लोग ये भी कहते हैं कि टेक्नोलॉजी के बगैर भी फ्लिप क्लासरूम हो सकता है, ओके। तो पेडागोजी के एक मेथड के अंदर फ्लिप क्लासरूम भी आता है। अगर आपसे कोई पूछे, मेरे ख्याल में आप तो हमेशा ये बताएंगे जी टेक्नोलॉजी के साथ, क्योंकि हम 99% को देखेंगे। अलबत्ता अगर सामने वाले कुछ काउंटर क्वेश्चन करे तो आपको पता हो कि जी अपोजिंग व्यू भी मौजूद है। ये बात समझ में आ गई। अलबत्ता इतना तो क्लियर है कि सदफ का जवाब बिल्कुल गलत था। फ्लिप क्लासरूम टेक्नोलॉजिकल नॉलेज के अंदर नहीं आता, ओके। अच्छा जी, अब जो फ्लिप क्लास जो टीपैक की सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ है वो इस बात पे स्ट्रेंथ है कि फ्लिप क्लासरूम जो है, सॉरी टीपैक जो है, बातें सारी ओवरलैप हो रही है। टीपैक की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो ये कि चलो उसके 3 नॉलेज एरियाज को उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि एक अच्छे टीचर के पास टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए कंटेंट भी जरूरी है, पेडागोजी भी जरूरत है, इसीलिए आप बीएड कर रहे हो। ऐसा नहीं कि वरना आप जाके फिजिक्स में मास्टर्स करते हो पहुंच जाते पढ़ाने के लिए, नहीं। आपने इस चीज को फील किया कि मुझे अच्छा टीचर बनने के लिए बीएड करना भी मेरे लिए जरूरी है, इसीलिए आप लोग दुबई वगैरह में जॉब्स वगैरह के अंदर देखते हैं कि वहां पे बीएड वो मांग रहे होते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि भाई सिर्फ कंटेंट से बात नहीं चलती, साथ में तुम्हारे पास पेडागोजी भी होनी चाहिए। अब इन्होंने कहा कि नहीं, टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया तो एक और चीज को शामिल करो, टेक्नोलॉजिकल नॉलेज। टीचर के पास टीके का भी होना जरूरी है। अब ये तमाम कंपोनेंट्स आपस में किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, ये वो चीज है जिसको टीपैक ने एड्रेस किया है। अब सबसे पहले तो हम बात करते हैं पेडागोजी और कंटेंट के आपस में इंटरेक्शन। पेडागोजी और कंटेंट का इंटरेक्शन, रमशस का क्या एब्रीविएशन होगा? पीसीके, गुड। हाँ जी, तो पीसीके के अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं जहां पे पेडागोजी और कंटेंट नजर आ रहा हो? टीचिंग ऑफ साइंस किसने कहा? राबिया, गुड, टीचिंग ऑफ साइंस। नहीं, टीचिंग ऑफ साइंस। और बताओ कंटेंट क्या? कंटेंट बताओ, फ्लिप क्लासरूम में कंटेंट कौन सा आ गया? कौन सा कंटेंट? फिजिक्स, केमिस्ट्री? जोबिया, मुझे जनरल मेथड ऑफ टीचिंग के अंदर आपको अभी हमने कहाँ पे पढ़ा था? जनरल मेथड ऑफ टीचिंग पीके में पढ़ा था, पेडागोजी में पढ़ा। तो ये पीसीके में कैसे आ गया आप बताओ? तो जैसे जाकर यहाँ पे लेकर आ गई भाई, जनरल आपका आ गया पीसीके के अंदर आ गया टीचिंग ऑफ साइंस, टीचिंग ऑफ उर्दू, टीचिंग ऑफ इस्लामियात, टीचिंग ऑफ इंग्लिश। आपको पता है इंग्लिश लैंग्वेज की टीचिंग के बकायदा कोर्सेज अलग से हो रहे होते हैं, ठीक है। वहां पर सिर्फ ये पढ़ा रहे होते हैं इंग्लिश कैसे पढ़ानी है, वो इंग्लिश नहीं पढ़ाते, इंग्लिश कैसे पढ़ानी है वो ये आपको पढ़ा रहे होते हैं। आप लोग का अभी सेकंड सेमेस्टर में ऑप्शनल सब्जेक्ट आएगा, मसलन आपने लिया उर्दू, सेकंड आप उसका कंटेंट पढ़ेंगे, सेकंड में, थर्ड में भी कंटेंट पढ़ेंगे, फोर्थ में भी कंटेंट पढ़ेंगे, फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर वो आपसे करवाएंगे उसकी पेडागोजी, उर्दू को पढ़ाते कैसे, ठीक है। तो ये किस में आ रहा है? पी सी के, पेडागोजी और एंड कंटेंट नॉलेज का आपस में जो इम्तिजाज है, जो इनका आपस में ओवरलैप है, इन चीजों को उसके अंदर कवर किया होता है। बात समझ में आ गई? जी बोलिए।
बिल्कुल पीछे कहलाएगा, क्योंकि वो अपने कंटेंट, अगर वो उसका अपने कंटेंट पेडागोजी को, यही तो वाली बात हो रही है यार। आपके पास, आपको नजर आता होगा बहुत सारे टीचर्स हैं जिनकी नॉलेज बड़ी अच्छी है, बड़े रिसर्च पेपर लिखे हुए, कल भी मैंने एग्जांपल दे दी, लेक्चर देने जाते किसी को समझ ही नहीं आता, क्यों? क्योंकि उनके पास पेडागोजी नहीं है। तो आपके पास उस सब्जेक्ट के लिहाज से पेडागोजी की नॉलेज हो कि हमने उस सब्जेक्ट को, उस कंटेंट को किस तरीके से डिलीवर करना है। और ये बात आप लोग रियलाइज करेंगे कि हर सब्जेक्ट की जो पेडागोजी होती है उसके अंदर डिफरेंसेस हैं। ओके, आप लिटरेचर के लिए, उर्दू इंग्लिश के लिए आप टेक्फिन टेक्निक यूज करेंगे, कोशिश करेंगे बच्चे की क्रिएटिविटी आए, लेकिन साइंस के लिए आप कहाँ पे जाएंगे? प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की तरफ। क्यों? क्योंकि साइंस के अंदर असल मकसद क्या है कि बच्चा उसकी अब नॉलेज को अप्लाई कर सके। ठीक है, पेडागोजी नॉलेज पढ़ाने का तरीकेकार, पढ़ाने का पेडागोजी, पेडागोजी आप लोग, ओके, बीएड के अंदर आप लोग ने पेडागोजी नहीं सुना तुम लोगों ने? अच्छा, कौन से सर ने? हाँ, अच्छा, ओके, एक मिनट, आप ये सवाल जल्दी पूछो। जी नहीं, तो पेडागोजी का मतलब ये होता है पढ़ाने का तरीकेकार, पढ़ाते किस तरह से, इसीलिए यही तो बता रहा हूँ। अच्छा, आप समझ में आया कंफ्यूजन क्यों हो रहा है? पेडागोजी का मतलब पढ़ाने का तरीकेकार, आप किस तरीके से बच्चे तक बात को हम पहुंचा सकते हैं। अब इस पेडागोजी के वर्ड के ऊपर भी लोगों ने पूरा पूरा लेक्चर दिया हुआ है। मुख्तसर सी बात यह कि पेडागोजी नॉलेज का मतलब पढ़ाने की मेथड आपको आते हो। तो जनरल मेथड ऑफ टीचिंग हो गया, लेसन प्लानिंग हो गया, उसमें कोई कंटेंट आ रहा है, जनरल चीजें बता रहे हैं। अब हम लोग अगर यहाँ पे सारे बच्चे, आप लोग बैठे हुए यहाँ पे, कोई सा भी ऑप्शनल सब्जेक्ट आप लोग को अगले सेमेस्टर लें, उर्दू लें, साइंस लें, इस्लामियत लें, कुछ भी लें, लेकिन पेडागोजी के जो कोर्सेज पढ़ रहे हो वो सब एक जैसे पढ़ रहे होगे। जनरल मेथड ऑफ टीचिंग हर जगह चल रहा है, असेसमेंट हर जगह चल रहा है, लेकिन आगे चल के जो स्पेसिफिक पढ़ेंगे कि इस कोर्स के कंटेंट को कैसे हम पढ़ा सकते हैं, तो वो किस में आ जाएगा? PCK। ओके, अभी आप लोग खुद आगे सॉल्व करेंगे, सब्र करें, आगे चले। मेथड ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, मेथड ऑफ टीचिंग जनरल साइंस, टीचिंग इस्लामिक स्टडीज, टीचिंग सोशल स्टडीज, टीचिंग उर्दू। अपने कोर्स की आउटलाइन देखें, 4 ईयर की आउटलाइन देखें, आप लोग को ये चीजें उसमें नजर आएंगी। तो हमने PCK कवर कर लिया। अगला जो कंटेंट एरिया है जिसको हम कवर करना चाहते हैं वो टेक्नोलॉजी और कंटेंट का ओवरलैप है। तो उसका एब्रीविएशन क्या होगा राबिया? टेक्नोलॉजी और कंटेंट का ओवरलैप। गुड, TCK। हाँ जी। अब मुझे अब वो एग्जांपल दो जहां पे आपको नजर आता है कि अपने कंटेंट के लिए आप टेक्नोलॉजी को यूज करें, कंटेंट के लिए। फिर फ्लिप 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 फ्लिप, कंटेंट के लिए आप लोग टेक्नोलॉजी यूज करें। हाँ जी मीना, पूरे जुमला बोलना, अब किसी ने एक जुमला बोला ना बस गलत है। अभी यूट्यूब से जूम पे पहुंच गए, एक बात करो, पूरी करो यार। अच्छा खासा बस गलत कर दिया सब जी। एक मिनट, गलत, टिकटॉक बिल्कुल ही गलत है। अब तुम लोगों ने अगर 2 अल्फाज में जवाब दिया गलत है, पूरा जुमला बोलो। नहीं, नहीं, ICT जिससे पेपर मिलेगा उसको तो मैं 0 दूंगा, बहुत हो गया ICT और जी। क्यों है इंफोग्राफिक्स, क्यों है? एग्जैक्टली देखो इसकी एग्जांपल सुनो, महा की, महा ने कहा इंफोग्राफिक्स। अपने कोर्स के अंदर आप लोग कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं बजरिया टेक्नोलॉजी, बात को समझाने के लिए आप इंफोग्राफिक लेकर आ गए। याद है ज्योग्राफी पढ़ा रहे थे, ज्योग्राफी का इंफोग्राफिक मैंने शो किया था, याद है वो जहन में आ रहा है, जिसके अंदर ज्योग्राफी की सारी टर्म्स की एक साथ तस्वीर बनी हुई थी। तो अपने कोर्स के लिए ज्योग्राफी पढ़ाने के लिए, ज्योग्राफी के कंटेंट के लिए मैं टेक्नोलॉजी को यूज किया, TCK हुआ। अब महा का वो नामुकम्मल जवाब, सर यूट्यूब, मैं मुकम्मल मैं कर देता हूँ क्योंकि मेरा काम है मुकम्मल करना। तो आपने अपने कोर्स को केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री को पढ़ाते हुए आपने यूट्यूब से उस केमिकल एक्सपेरिमेंट की वीडियो दिखा दी, कंटेंट आया ना? ठीक है, टेक्नोलॉजी की मदद से आप कंटेंट लेकर आए, TCK हुआ। या आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा रहे हैं, उर्दू पढ़ा रहे हैं, आपने उसके लिए उर्दू पढ़ा रहे हैं, आपने उर्दू की कोई नज़म थी, तो नज़म की कोई बच्चों की नज़म में रिकॉर्ड होती है, बड़ी अच्छी सी रिकॉर्डिंग मिली, आपने उसको डाउनलोड करके बच्चों को भेजा, तो आपने कंटेंट टेक्नोलॉजी की मदद से लेकर आए, TCK हुआ। उन्होंने कहा, राबिया ने कहा गूगल अर्थ, अगेन मेरी जिम्मेदारी पूरा जवाब मुकम्मल करना। तो ज्योग्राफी पढ़ाते वक्त या हिस्ट्री पढ़ाते वक्त या सोशल स्टडीज पढ़ाते वक्त आपने गूगल अर्थ की मदद से दुनिया के जो मुख्तलिफ मकामात की तस्वीरें वगैरह दिखाई, राइट? तो कंटेंट लेकर आए टेक्नोलॉजी की मदद से, TCK जी। बिना टेक्नोलॉजी यूज हो रही है तो बस हो रहा है। अगर आपके विजुअल एड में टेक्नोलॉजी यूज हो रही है तो बिल्कुल है, ठीक है।
अभी अभी आगे चलो, मुझे अब यही मैं सोच रहा हूँ। हुमा ने क्या सवाल पूछा? हुमा ने अपना वक्त हुमा ने वक्त से पहले रोना शुरू कर दिया कि सर एग्जाम में हम कैसे लिखेंगे। तो एग्जाम में मैं अभी आप लोग के जवाब सुनकर मैं रियलाइज कर रहा हूँ शायद मुझे एग्जाम में ऐसे पेपर नहीं बनाना चाहिए। देखते खैर। और बताएं। अच्छा आप आगे चलो और एग्जाम्पल दो। ठीक है और बताएं, बिल्कुल सही, और बताइए। ई बुक्स हो गया, बच्चों को पढ़ने के लिए आपने ई बुक्स प्रोवाइड कर दी। कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं ना, किसकी मदद से? टेक्नोलॉजी की मदद से। नीलम की एग्जांपल बिल्कुल सही है, टेक्नोलॉजी की मदद से आप पावर पॉइंट की पढ़ा रहे हैं, क्वांटिटी डिलीवर कर रहा हूँ ना मैं। वरना मैं क्या करता, मैं बोर्ड पे जाकर पढ़ा रहा होता। बोर्ड की जगह टेक्नोलॉजी यूज करी, टीसी के हुआ। ठीक है जी जुबिया। बस फिर वही पूरा जुमला बिल्कुल सही है। पॉडकास्ट की बात की उन्होंने, बिल्कुल ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त है कि आपने कहा कि जी फॉर एग्जांपल आपने किसी टॉपिक पे कोई रेलिवेंट पॉडकास्ट ढूंढ के बच्चे तक पहुंचा दिया, तो ये भी आपकी टीसी के एग्जांपल। जी आसफा। सबर कर लो बेटा, अभी क्लिफ्टन दूर है। इस बेटा फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क को हम वन बाय वन देते हुए चलना, आप सबर करें। अभी क्लिफ्टन दूर है, ठीक है, तो उसे सबर करें। अब हमारे पास रह गई जुबिया के समोसे, जुबिया के समोसे भूला नहीं। अब हमारे पास एक कंटेंट, एक एरिया रह गया है हमारा, टेक्नोलॉजी और पेडागोजी का ओवरलैप। टेक्नोलॉजी और पेडागोजी का ओवरलैप। जुनैरा, उसका एब्रीविएशन क्या होगा? टेक्नोलॉजी और पेडागोजी का ओवरलैप और पेडागोजी का ओवरलैप। टीपीके। ठीक है, हाँ जी, टीपीके में क्या आता है आप बताओ? पढ़ाने के वो तरीके कार जिसके अंदर टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। किसने कहा फ्लिप क्लासरूम? अब सही कहा, अब सही कहा। ओके फ्लिप क्लासरूम यहाँ पे तो चलो होगी। और बताओ, बताओ और बताओ, जल्दी बताओ। पूरी, हाँ अब आएगा जी बिल्कुल। और बताइए। जुमला नामुकम्मल है, जीरो। यार आप काइंडली आप इस बात को समझो, तुम लोग अभी अपने कम्युनिकेशन इंप्रूव नहीं करोगे तो कब करोगे? हाँ जी नीलम जल्दी। और भी कुछ बता दो, बस खत्म हो गया। जूम पे कैसे क्लास ले सकते हैं, गूगल मीट पे कैसे क्लास ले सकते हैं? आप क्लास कंडक्ट करा रहे, तो अब इसके अंदर पेडागोजी कैसे इन्वॉल्व हो रही है? अगर आप लोग ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ाने बैठते तो ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ जूम पे बेटा लॉग इन करना, मैं लेक्चर दे रही हूँ। आपने देखना है, सबको म्यूट करना है, लेकिन सबको सवाल करने का मौका भी देना है। सवाल कैसे होंगे? हैंड का ऑप्शन होता है, चैट का ऑप्शन होता है। तो आपने इन टूल्स को यूज करना सीखा और उसके जरिए से क्लास को आपने हद इम्कान हद तक इंटरेक्टिव बनाया कि आपकी जो पेडागोजी है वो टेक्नोलॉजी के साथ चलती रहे। ठीक है, तो हाउ टू कंडक्ट ऑनलाइन क्लासेस यूजिंग जूम और यूजिंग गूगल मीट, ये हो गया आपका। फ्लिप क्लासरूम हो गया। और किस जहन में आ रहा है? ठीक है, ब्लेंडेड क्लासरूम, ओके। और ऑनलाइन, ऑनलाइन लेसन से क्या मुराद है? फिर वही वाली बात, आधा था जुमला तुम्हारा। एक और चीज इसके अंदर आ जाती है जिसका नाम है फॉर्मेटिव असेसमेंट। ऑनलाइन आप कैसे टेक्निकल टूल्स की मदद से असेसमेंट कर सकते हैं? जैसे क्विज वाला काम हो रहा है, ये भी तो असेसमेंट हो रही है हमारी। ठीक है, तो ये भी तो सीखने की चीज है कि हम किस तरह से टेक्नोलॉजी के साथ असेसमेंट कर सकते हैं। ओके, और कोई चीज ध्यान में आ रही है? वो पेडागोजी के मेथड जिसमें टेक्नोलॉजी यूज हो रही हो, बाज मेथड ऐसे हैं जिसका बाकायदा नाम है, जैसे फ्लिप क्लासरूम। बाज मेथड ऐसे हैं जिनके बाकायदा नाम है, जैसे फ्लिप क्लासरूम। लेकिन हर मेथड ऐसा नहीं है जिसका नाम हो लेकिन उसकी डिस्क्रिप्शन है, जैसे हाउ टू कंडक्ट क्लासेस यूजिंग ऑनलाइन कम्युनिकेशन टूल्स, या हाउ टू डू फॉर्मेटिव असेसमेंट यूजिंग टेक्नोलॉजिकल टूल्स। इसी तरीके से आपका आ गया जैसे फॉर एग्जांपल डिस्कशंस, हाउ टू यूज ऑनलाइन फोरम्स फॉर डिस्कशन। बच्चों के अंदर, अब दो क्लास के अंदर हम एक डिस्कस एक हद तक ही कर पाते हैं। मैंने कोई टॉपिक दे दिया और उसके ऊपर टॉपिक पर डिस्कशन शुरू हो गया, तो ये भी तो पेडागोजी का मेथड है। ठीक है, जिसके अंदर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है। अब जो है, अब स्लाइड आप लोग को नजर नहीं आ रही, तो हमने तीन ओवरलैपिंग एरियाज को हमने आइडेंटिफाई कर लिया। वो जो सेंटर था हमारा टी पैक। ओके, ये वो चीज है जिसपे वो कहते हैं ये वो आइडियल जगह है जहां पे टेक्नोलॉजी, पेडागोजी और कंटेंट तीनों का आपस में इम्तिजाज हो रहा होता है, तीनों आपस में मिक्स हो रहे होते हैं, तीनों आपस में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। एक अच्छे टीचर के लिए जरूरी है कि उसके पास टेक्नोलॉजी भी आती हो, पेडागोजी भी आती हो,
कंटेंट भी आता हो और तीनों को साथ लेकर चलने की वो सलाहियत भी रखता हो। अब हम उसकी एग्जाम्पल पे बात करते हैं। आपने बच्चों को पढ़ाना है हिस्ट्री, ओके, आप हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, लेट्स से आपने कहा कि जी पाकिस्तान की जमहूरी हुकूमतों की तारीख बच्चों को पढ़ाना है, ओके। अब इसमें टी पैक कैसे करेंगे? गुड, टाइमलाइन। अच्छा चलो, टाइमलाइन वाली बात आ गई, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, मेरे भी जहन में की था कि हमने हिस्ट्री को पढ़ाने के लिए हमें टाइमलाइन बनानी है। अब मुझे बताना इसके अंदर पी के, सॉरी सबसे पहले बताओ सी के क्या है, कंटेंट नॉलेज क्या है इसमें? कौन कह रहा है? मैं कह रही हूँ, और अंधेरे में तूबा फरमा रही है। तो कंटेंट नॉलेज बिल्कुल, डेट्स आ गई इसके अंदर, कौन से वजीर आजम थे, कब तक किस दौरान तक रहे, ठीक है, कंटेंट नॉलेज हो गई आपकी, सी के हो गया। ओके, अब मुझे ये बताना इसके अंदर तुम लोग की टी के क्या आएगा? कैनवा, कैनवा यूज करना जी आसफा, कैनवा वगैरह यूज करना, कैनवा की मदद से आपने उसको करना। या चलो आपने कहा बच्चे अगर कैनवा यूज नहीं कर रहे, बच्चों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं ना, तो अगर बच्चे कैनवा यूज नहीं कर रहे तो आपने कहा कि यार ऐसा करना, हम लोग चार्ट पे बनाएंगे, लेकिन तुम ये तस्वीरों को प्रिंट करवा के ले आना। ये इमरान खान और ये नवाज शरीफ और फला फला वजीर आजम की तस्वीरें बनाना मुश्किल है, तुम लोग प्रिंट आउट निकाल के ले आओ। तो प्रिंट आउट करने के लिए भी तो टेक्नोलॉजिकल नॉलेज चाहिए, ठीक है, या तस्वीरें ढूंढने के लिए भी तो टीके चाहिए, ऐसे है नहीं? ठीक है, बिल्कुल सही है, पावर पॉइंट भी हो गया, तो ये आपका टीके हो गया। अच्छा पीके बता, पीके क्या है यहाँ पे, पेडागोजी कौन सी इस्तेमाल हो रही है यहाँ पे? ब्लैंकेट। अब इसके अंदर पेडागोजी जो मुझे नजर आ रही है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, हम मिलके बच्चों के साथ एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग आ गई। कोलैबोरेटिव टीचिंग का मेथड आ गया कि हम बच्चे मिलकर आपस में कोलैबोरेट करके एक प्रोजेक्ट को, टाइमलाइन को क्रिएट कर रहे हैं, और साथ ही साथ इस किस्म की सेटिंग के अंदर हम असेसमेंट कैसे करेंगे। आपने देखा है अक्सर ऐसा होता है कि आपको शिकायत करते हैं, तूबा कहती है सर सारा काम तो मैं करती हूँ, जुबिया का नाम खामा खामा आ जाता है, पूरा प्रोजेक्ट मैंने बनाया होता है, ऐसा होता नहीं होता? मकसद जब भी प्रोजेक्ट में, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करते हैं, आप लोग को कोई ग्रुप प्रोजेक्ट का काम दिया जाता है, अक्सर ये शिकायत होती है, काम मैंने किया था, नाम इसका आ गया, नंबर उसके मिल गए। तो प्रोजेक्ट बेस के अंदर हम किस तरह से असेसमेंट कर सकते हैं, ठीक है, ये भी चीजें सीखने की होती है। जब कल कल आप लोग असेसमेंट पढ़ेंगे तो टीचर से पूछिएगा सर ग्रुप वाले, या मिस आप ये बताइए, जो ग्रुप वाले हमारे टॉपिक्स होते हैं या प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें असेसमेंट कैसे की जाए। मुझे कैसे पता हो कि जी अगर सदफ और समर का प्रोजेक्ट ग्रुप बना था, तो सदफ ने कितना काम किया, या सारा काम समर ने किया, तो सदफ खामोशी से बैठी हुई थी। समझ रहे मेरी बात को? तो ये चीजें आ रही है पीके के अंदर, हाँ या ना? ठीक है, तो ये टी पैक हो गया, ये पूरा तमाम चीजों को आपने इस्तेमाल किया, तो ये क्या हो गया? टी पैक। ओके। अच्छा एक और एग्जांपल है, बच्चों को आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ाते हुए आपने कहा कि भाई मेरे जो बच्चे हैं इनकी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव हो जाए, अच्छी राइटिंग करने लगे, और हमने उनको बताया बेटा स्टोरी लिखना सिखाया उनको, स्टोरी क्या होती है, प्लॉट क्या होता है, कैरेक्टर्स क्या होते हैं, सुमेरा इतनी गर्मी में तुम्हें नींद आ रही है, तो प्लॉट क्या होता है, स्टोरी क्या होती है, नॉवल, आपने सारी चीजें उसको बता दी। अब हमने कहा कि बच्चों में क्रिएटिविटी बढ़ाने का एक तरीका होता है कोलैबोरेटिव राइटिंग का, हम मिलके राइट करें। अब क्या हुआ, बतूल, अगर दरवाजा खुलना, दरवाजा खुल रहा है, अब क्या हुआ, बतूल ने कहा कि बतूल ने हमें बताया कि हमने कहा बतूल तुम नॉवेल के कैरेक्टर्स बताओ, स्टोरी कैरेक्टर्स बताओ। बतूल ने बताया ठीक है सर, मेरी स्टोरी में ना एक अम्मी है, एक अब्बू है, और उनके दो बेटे हैं, ठीक है, ओके ठीक है। मैंने फिर कहा निदा से कहा, निदा ये जो इन्होंने चार कैरेक्टर बताए हैं ये कहाँ रहते हैं? निदा ने बताया सर ये खाराधर में रहते हैं, और जो साल है ना वो है 1900 क्या 1971 का साल है, 1971 का साल है, और उस वक्त जो है ना बांग्लादेश के अंदर जो है ना ये सेपरेशन की मूवमेंट चल रही है, और पाकिस्तान के जो अंदर मार्शल लॉ लगा हुआ है, ये वाला माहौल है, ठीक है। अच्छा फिर मैंने पूछा जासर तुम ये बताओ कि अब ये नॉवल कहाँ पे स्टार्ट होता है? जासर ने कहा कि सर नॉवल स्टार्ट ऐसे होता है कि अम्मी अब्बू आपस में बातें कर रहे हैं, ओके। और रूसा तुम बताना कि ये इस नॉवल के अंदर, इस स्टोरी के अंदर वो दोनों क्या बात कर रहे हैं? तो रूसा ने कहा सर नॉवल हमारा स्टार्ट हो रहा है जिसमें अम्मी अब्बू बात कर रहे हैं, तो ये महंगाई की शिकायत कर रहे हैं, महंगाई के बारे में बात कर रहे हैं, ओके। फिर मैंने कहा जी नासर तुम बताओ उसके बाद क्या हुआ? नासर ने कहा सर इसके अंदर ऐसा हुआ होगा कि उनके दरवाजे पे दस्तक हुई होगी, और ये बताया होगा कि उनके बेटे को जो है ना, उनके बेटे का एक्सीडेंट हो गया। अब तुम देखो कोलैबोरेटिव स्टोरी राइटिंग हो रही है, सब मिलकर लिख रहे हैं, हर बंदा उसके अंदर अपनी किसी चीज को ऐड कर रहा है। जब उरूसा को ये नहीं पता था कि नासरा क्या कहेगी, हर बंदा उसके अंदर इजाफा करता चला जा रहा है, देख रहे हो, हर बंदा उसके अंदर इजाफा करता चला जा रहा है। मुमकिन है मामूना कहे कि सर उसके बाद उनके पास एक जिन आया, जिन ने कहा कि मैं तुम लोग को दौलत देके जा रहा हूँ, हमने कोई बात नहीं मामूना, ये भी सही है,
अब जूबिया का काम था कि उसको इस कहानी को आगे लेके चले। जूबिया को पता है कि जी उनके बेटे का एक्सीडेंट हो चुका है, महंगाई से परेशान है, लेकिन अभी अभी जिन उनको दौलत देके गया हुआ है, ठीक है। तो जूबिया ने उसमें इजाफा किया। जूबिया ने कहा कि जिन ने कहा कि मैंने तुम्हारे बेटे के, अगर तुम या तो दौलत ले लो या अपने बेटे की सेहत ले लो, ठीक है। इस तरह से कहानी आगे बढ़ रही है। अब हमने क्लास में ये काम कर रहे हैं टीपैक की मदद से, काम करना चाह रहे हैं टीपैक की मदद से। हाँ जी, सीखे क्या हुआ इसके अंदर? गूगल। हाँ रमशा, इसमें कंटेंट नॉलेज असल में ये होगा जैसे नॉवेल क्या होता है, स्टोरी क्या होती है, प्लॉट क्या होता है, कैरेक्टर्स क्या होते हैं, पीछे की सेटिंग क्या होती है। ओके, तुम्हारा नॉवेल या तुम्हारी स्टोरी कहाँ पे सेट की, तो आगे सीखे के अंदर, ठीक। बाकी जाहिर सी बात है बच्चों को हम इंग्लिश उर्दू भी तो थोड़ी बस पढ़ाएंगे, वोकैबलरी भी तो देंगे, तो वो कंटेंट नॉलेज आ गई। ओके। अच्छा जी, इसके अंदर टीके क्या आ गया? ओके, और ऑनलाइन डिक्शनरी, गुड, एक्सीलेंट, शाबाश, जबरदस्त जवाब दिया। और बताओ। ओके, इसके अलावा आपके जो ये सॉफ्टवेयर है ना, गूगल मीट, गूगल डॉक्स वगैरह, तो इसके अंदर ऑप्शन होता है कि सब मिलकर उसको एक साथ टाइप कर सकते हैं, पूरी क्लास मिलकर उसको टाइप कर सकती है। तो आपने गूगल डॉक बनाई और सबको एक्सेस दे दी, और हर कोई इसके अंदर लिख रहा है, स्टोरी को लेते हुए चल रहा है। ओके, तो ये इसके अंदर आपने क्या यूज़ किया? ऑनलाइन डिक्शनरी की मदद से, विजुअल एड्स की मदद से, आपने एआई की मदद से तस्वीरें जनरेट कर ली। ओके, आपने पूछा ओके जी, एक अम्मी एक अब्बू, सदफ मुझे बताना कि अब्बू के बाल वगैरह कैसे हैं, क्या है, उसका होलिया पूछ के हमने एआई की मदद से तस्वीरें जनरेट कर ली। अब बच्चे को उसके अब्बा की, जो उस कहानी के अब्बा, कहानी की अम्मा, सब कुछ नजर आ रहा है उसके अंदर, ठीक है। तो ये टेक्नोलॉजिकल यूज हो गई। पेडागोजी कहाँ पे आई? पीके कहाँ पर है? ओके, कोलैबोरेटिव लर्निंग हो रही है, और प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग भी इसके अंदर हो रही है, ठीक है। इसके अंदर असेसमेंट हो रही है। पेडागोजी के अंदर इसमें शामिल है पूरी क्लास को कैसे एंगेज करना है। ऐसा ना हो कि सदफ सगीर पीछे बैठ के खामोश बैठी हुई है, आसपास शरीर छुप के बैठी हुई हो, हमें सबको जो है उसके अंदर एंगेज करना है, ठीक। तो ये पेडागोजी है या नहीं है? पूरी क्लास पर नजर हो, पूरी क्लास को हम अपने साथ लेके चल रहे हैं। और बताओ, असेसमेंट करना। ओके, बच्चों के आपस में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो, जूबिया क्या है कि तुम तो बस ऐसी हो और यूं हो, झगड़ा शुरू हो जाए, तो तुम मैमूना तुम जिन क्यों लेकर आ गई, तो अब इस झगड़े को कैसे रिजॉल्व करना है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कैसे करना है, ठीक है। तो ये चीजें किसमें आ गई? पेडागोजी के अंदर। और इन सब का मजमुआ क्या बन गया? टीपैक। कि आपने टेक्नोलॉजी की मदद से किस तरीके से आपने इसको डिलीवर किया। आखिरी एग्जाम्पल मेरे पास है। अब देखो, इसमें एक बड़ा अच्छा सवाल एक बच्ची ने मुझसे किया कि सर क्या इसका मतलब ये हुआ कि टीपैक जब भी यूज करेंगे तो कोलैबोरेशन होगा, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होगी? अब हम एक ऐसी एग्जाम्पल में बात करते हैं जिसके अंदर हमें कोलैबोरेशन या प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग कम नजर आती है। आपने बच्चों को पढ़ाना है ज्योग्राफी, ओके, और आपने K2 के बारे में पढ़ाना है। ओके जी, टीपैक कैसे होगा? हाँ जी, ओके, सबसे पहले सीखे बताओ, हुमा सीखे क्या है इसके अंदर? ठीक है, कंटेंट जो उसके अंदर आगे K2 क्या है, माउंटेन है, माउंटेन बनते किस तरह से, K2 की हाइट कितनी है, कि दुनिया में किस लिहाज से यूनिक है, ये सब चीज़ें किसमें आ गई? सीके के अंदर। टीके में क्या करोगे? हाँ जी, आसफा अशरफी। आसफा अशरफी जल्दी। हाँ तूबा। गूगल अर्थ की थ्रू रियल टाइम होता है गूगल अर्थ में? गूगल अर्थ की मदद से रियल टाइम तो नहीं होगा। खैर, गूगल अर्थ की मदद से आपने उसको K2 की एक्चुअल तस्वीरें दिखा दी। ओके, आपने उसको ऑनलाइन तस्वीरें वगैरह ढूंढ के दिखा दी, आपने उसको 3D मॉडल्स दिखा दिए। ओके, रियल टाइम नहीं होता बेटा, रियल टाइम क्या बात थी, फिर मैं आपका घर देख रहा होता। सुबह कितने बजे घर से निकली, कितने बजे आई? अच्छा, तो मैं अटेंडेंस लगा चुकी हूँ, जो भी आपकी लगा दी मैंने। अच्छा, तो टेक्नोलॉजी का नॉलेज ठीक ही हो गया, ठीक है। कि आपने गूगल अर्थ की मदद से आपने ऑनलाइन चीज़ों को ढूंढा, 3D मॉडल्स ढूंढा, एनिमेशंस भी मिल जाते हैं आपको, एनिमेशंस भी मौजूद है, आपने ये सब चीज़ें बच्चों को दिखा दी। पीके क्या हुआ? पेडागोजी बताओ मुझे। अब देखो, गुड गुड पॉइंट, नीलम का पॉइंट देखो। अब बात वही है कि हम ये नहीं कर सकते बच्चे को बोले बेटा वो यूट्यूब की वीडियो का लिंक दिया, देख लेना उसको, ठीक है बेटा, एनिमेशन शेयर की उसको चला के देख लेना। हमने इसको गाइडेड टूर के तौर पर लेके चलना है, सही है। तो मैं इतने दिनों से आईसीटी के अंदर बात किए जा रहा हूँ कि आप लोग ये ना समझो आईसीटी पढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि आप जो है बच्चे को बस वीडियो असाइन कर दें और बोले काम हो गया। आपके लिए लाजिम है कि आप बच्चे को गाइड करते हुए चलें। बच्चे को सिर्फ यूट्यूब देना काफ़ी नहीं है, आपने बच्चे को इस तरह से लेकर चलना है कि बेटा अब तुमने क्या देखा, तुमने क्या गेन किया,
तो ये गाइडेड ब्लेंडेड लर्निंग इस्तेमाल हो रही है। गाइडेड लर्निंग इस्तेमाल हो रही है, बच्चे को गाइड करके उंगली पकड़ के आप उसको साथ साथ लेते, उसको रिसोर्सेज भी दे रहे हैं लेकिन साथ उसको आप गाइड करते हुए इसको अंदर चल रहे हैं। ये होगी पेडागोजी इसके अंदर। ठीक है, और क्या इसके अंदर पेडागोजी आपको नजर आ रही है? और क्या होगी आपके ख्याल में? इसको नासा के जवाब के अंदर मैं यूं कर लूंगा कि भाई बच्चे के साथ डिस्कशन भी तो करना है। वंस अगेन हम ये नहीं करेंगे बेटा सिर्फ यूट्यूब वीडियो पे देख लो या एनिमेशन देख लो। आपने बच्चे के क्वेश्चन आंसर का उसका आंसर दिया, उससे पूछा अच्छा बेटा आपने वीडियो देख ली K2 के बारे में, अब आप बताएं आपको क्या समझ में आया, कैसा लगा आपको, क्या चीज समझ में आ रही है। आपने उसको फॉर एग्जाम्पल टॉपिक पढ़ा है आइलैंड और पेनिनसुला का, आपने इन्फोग्राफिक दिखा दिया, लेकिन साथ में अब आपने क्वेश्चन आंसर किए कि अब तुम्हें समझ में आया कि पेनिनसुला में क्या फर्क होता है, क्या तुम मुझे डिफरेंसेस बताओ, मुझे तुम गूगल अर्थ के ऊपर गौर करो और मुझे जो है ना तुम आइलैंड की एग्जाम्पल्स ला के दो गूगल अर्थ पे। जी ठीक है, डबल फ्लिप भी हो सकता है, फ्लिप भी हो सकता है, लेकिन अभी हम थोड़ा सा, बिल्कुल सही आप कह रही हैं, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन थोड़ा सा हम यहाँ पे देख रहे हैं कि टी पैक को अमलन आपने किस तरह से इन्फोर्स कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में इस एग्जाम्पल से आप लोग को ये समझ में आ गया कि टी पैक का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ फ्लिप क्लासरूम हो। टी पैक का मतलब ये नहीं है कि डबल फ्लिप क्लासरूम हो। ठीक है, टी पैक का मतलब ये नहीं कि कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट होंगे, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होगी तभी टी पैक हो सकता है। मतलब यहाँ पे ये है कि आप बहरहाल आपके लिए ज़रूरी है कि टेक्नोलॉजी, पेडागोजी, नॉलेज तीनों का इम्तजाज लेते हुए मुख्तलिफ तरीके से आप चीज़ों को बच्चों तक पहुंचा सकते हैं। यहाँ पे बात समझ में आ गई? कोई सवाल? जी हाँ, टाइम हो गया इसलिए बात जल्दी से समझ में आ गई है। कल हम करेंगे, कल हम लोग इंशाल्लाह ताला बात करेंगे इसकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पे बात करेंगे। आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स, राइट, प्रॉस एंड कॉन्स। और एक मैनेजर जो होता है, जो मैनेजर लेवल का जो बंदा होता है, वो यही इसी तक महसूस रहता है कि फायदा क्या है और नुकसान क्या है। अलबत्ता आप लोग चूंकि एक लीडरशिप रोल में जा रहे हैं, टीचर लीडर होता है, इस पर किसी को एतराज है? ठीक है, लीडरशिप का काम ये होता है कि मुस्तकबिल की अपॉर्चुनिटीज पे और मुस्तकबिल के थ्रेट्स दोनों पे नजर रखता है। इसलिए हमारी पूरी कोशिश होगी कि आने वाले जितने भी टॉपिक्स पढ़े उन तमाम का हम स्वॉट एनालिसिस साथ में करते रहें। कल अगेन टी पैक का स्वॉट एनालिसिस है, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, आगे जितने फ्रेमवर्क है उनकी डिटेल में मैं इतना नहीं जाऊंगा, तो इसको जरा सा समझो, लेक्चर को दोबारा सुनो, गौर से सुनो, ताकि ये जो तुम चीजें यहाँ से गेन कर रहे हो उसको अगले लेक्चर्स के ऊपर तुम लोग इन्फोर्स कर सको। ठीक है, बस यहीं पे मैं लेक्चर खत्म करूंगा।